कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आज आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ सोचना, और एक जो बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम है छोटे शहर के टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ, कि छोटे शहर के जो बच्चे होते हैं वो जब बड़े शहर में जाते हैं, बड़े शहर के टीचर के बीच जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये जो बोल रहे होंगे ये एकदम सही बोल रहे होंगे और इन्हीं की बात में इन्हीं की तरह से पढ़ना होगा, और छोटे शहर वाले वैसा नहीं पढ़ाते होंगे। ये एक मन में भ्रांति भी फैली हुई रहती है। लेकिन आपको सच्चाई के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े शहरों में टीचर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स हमारे यूपी बिहार रीजन के ही होते हैं, पर उन्हें पता है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, माहौल उतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो वहाँ चले जाते हैं। एक्चुअल जो चीज़ होती है वो होता है माहौल, उसी से रिजल्ट बनता है या बिगड़ता है, या कोई भी एक साधारण स्टूडेंट compete कर जाए, उसके लिए माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि वहाँ भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, फिर सारे बच्चों का क्यों नहीं होता है, और कुछ बच्चे, एक ही दो बच्चे भी अगर यहाँ रह के कर लेते हैं, तो इस बात का क्या महत्व है ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आज जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने मन से तो ये चीज़ निकाल दें कि ये कुछ अलग है। ये कुछ अलग नहीं है। जेईई मेन और नीट का प्रिपरेशन कुछ अलग नहीं है। आप बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं, मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा। आप बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं और आप पढ़ते हैं S = UT + ½ AT², जो कि अभी तुरंत आप पढ़ चुके हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। बोर्ड वाला भी बच्चा वही पढ़ेगा, और जेईई नीट कोई भी कॉम्पिटिटिव, इवन आप बोल सकते हैं ओलंपियाड वाला भी बच्चा वही पढ़ेगा। तो डिफरेंस क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बिना बोर्ड का चीज पढ़े हुए आप आगे बढ़ सके, यानी कि देयर इज ए डिफरेंस। तो व्हाट इज डिफरेंस? कोई अलग चीज नहीं पढ़ना होता है, बस अलग तरीके से पढ़ना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि बोर्ड का बच्चा S = UT + ½ AT² पे एक ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन बनाएगा जिसमें कि U दिया रहे, A दिया रहे, T दिया रहे, और वो S निकाल लेगा। और वही चीज जेईई मेन, एडवांस और नीट का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा उसी फॉर्मूले पर एक ऐसा क्वेश्चन बनाएगा जिसमें कि इस तरह से दिया रहेगा कि पहले 4 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट करता है, अगले 8 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट करता है, अगले 12 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट करता है। तो बताओ इसका क्या है, U क्या है, A क्या है, T? तो फिर इसका मतलब है दोनों ही क्वेश्चन में S = UT + ½ AT² ही लगने वाला है। तो फिर क्या करेगा टीचर? क्या पढ़ा देगा? टीचर तो वही पढ़ाएगा, और हम भी पढ़ाते हैं कि व्हाट इज S? बाबू S क्या है? तो जब से पार्टिकल चलना शुरू किया है और जब तक, तो S = UT + ½ AT² में जो T है वो 0 टाइम से उस टाइम तक है। यानी कि आप 10 सेकेंड बोलते हैं T, यानी कि 0 सेकेंड से 10 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट चला। तो सीखना तो सेम है। फिर तो द थिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन। तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप अगर जुड़े हुए हैं और आप अगर चाहते हैं कि हाँ हमें कुछ अच्छा करना है, तो आप मेरी इस बात को मानेंगे कि आपको एप्लीकेशन करना होगा। अब और ये आज का क्लास आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा हर रोज। अगर मुझे आप में से कोई भी ऐसे निगेटिव एटीट्यूड वाले बच्चे नजर आए, जिसके बारे में मैं अभी समझाने वाला हूं, अगर लगे तो मैं वो हटा दूंगा। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि मैंने इसके लिए आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया है, कुछ भी नहीं। ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, अपनी मर्जी से आपको पढ़ा रहा हूं कि जिससे आप अच्छा कर सके। क्योंकि जिस तरह का पेमेंट हम लोगों ने लिया है या लेते हैं, उससे इंजीनियरिंग मेडिकल का
प्रिपरेशन संभव ही नहीं है, कहीं भी इतना कम पेमेंट नहीं लिया जाता है। इससे अच्छा तो फ्री पढ़ाना होता है, कम से कम नाम भी होता है कि फ्री में पढ़ाया जा रहा है। इतना बात आप समझें। तो आपका एटीट्यूड सबसे पहले करेक्ट होना चाहिए। क्या? पहली बात कि आप दिमाग लगाने में, क्वेश्चन में दिमाग लगाने में अगर हिचकेंगे तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी सबके लिए सेम होता है, पर जो जितना दिमाग लगाता है वो उतना बना पाता है। अब शर्त क्या होता है, अब बात क्या होती है, जब बच्चों को टफ क्वेश्चन देखने को मिलता है उसको अपने थ्योरी, अपने कॉन्सेप्ट से भरोसा उठना शुरू हो जाता है। उसको लगने लगता है कि जा जा जा, लगता है हम ये अच्छे से नहीं सीखे हैं। दैट इज द निगेटिव एटीट्यूड। आपको ये नहीं सोचना है कि आप अच्छे से नहीं सीखे, आपको ये सोचना है कि हमें अच्छे से और सोचना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को और बेहतर ढंग से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन हमसे बनेगा। जैसा कि मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी एससी वर्मा के एक एक क्वेश्चन को 20, 30, 40 अटेम्प्ट तक बनाया हूं, तब जाकर के बना है। तो उसमें आप किसी को अगर दोष देने लगिएगा, किसी के माथे पे वो मरने लगिएगा, तब आपसे कंपटीशन संभव नहीं है। कंपटीशन में सबसे बड़ा बात जो होता है वो होते हैं आपका दिमाग, आपके सोचने की शक्ति। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम लोग इस बैच में अब करने क्या वाले हैं, पहली बात मैं थोड़ा सा आपको एटीट्यूड के बारे में समझा देता हूं। देखिए, नॉर्मल स्टूडेंट और रियल स्टूडेंट, एकदम ध्यान से सुनिए, चूंकि आपको सेलेक्ट करके इस क्लास में लाया गया है, इसीलिए आपको ये सारी बातें मैं अलग से बता रहा हूं। नॉर्मल स्टूडेंट और रियल स्टूडेंट, रियल स्टूडेंट इन द सेंस जो कि जिनके किस्मत में सक्सेस होना लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज, फर्स्ट, इसका सबसे बड़ा गड़बड़ी शुरू होता है इरेगुलर स्टडी। इरेगुलर स्टडी का मतलब क्या होता है? इरेगुलर स्टडी का मतलब हुआ ट्यूशन प्लस सेल्फ, यानी कि ट्यूशन में और सेल्फ, ट्यूशन के लिए जो स्टडी है और सेल्फ स्टडी है, ये दोनों जो है उस दोनों में वो इरेगुलर रहना शुरू कर देता है। और इरेगुलर का मतलब मैं समझा देता हूं एक बार और। अगर आप एक महीने में एक दिन भी अब्सेंट हो गए, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर। या अगर आप एक महीने में एक भी दिन टाइमिंग चेंज हो गया या एक दिन वीडियो नहीं देख पाए, एक दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाए, इसका मतलब है आप इरेगुलर हैं। यानी कि आप में एक गुण तो है नॉर्मल स्टूडेंट वाला। और रियल स्टूडेंट, रेगुलर स्टडी, रेगुलर स्टडी, ठीक है। आज मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे कब कब मैं क्लास लाऊंगा, क्या करूंगा, ठीक है, किस तरह से आपको गाइड करूंगा, ये भी बातें मैं आपको समझाऊंगा। रेगुलर स्टडी, और रेगुलर स्टडी में ट्यूशन भी आएगा प्लस सेल्फ, ठीक है। इरेगुलर स्टडी, रेगुलर स्टडी, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से समझिए। ये बच्चा हमेशा रेगुलर रहेगा, रोज दिन ट्यूशन भी, क्लास भी करेगा और सेल्फ स्टडी भी करेगा। दूसरी बात, क्लास में काफी अटेंटिव रहना है, क्लास की बातों को इतनी गहराई से सुनना है, इतनी गहराई से समझना है कि वो पूरी तरह परमानेंटली याद हो जाए। एक सेकेंड, बार बार एक फोन आ रहा है, 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। दोस्तों माफ कीजिएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, खासकर ये टाइम में
इतना ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और बाकी चीज़ें आती हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं। कभी सोचा नहीं था कि इतना मुश्किल सिचुएशन होगा, इतना वर्कलोड बढ़ जाएगा, ये कभी सोचा नहीं था। इसलिए बहुत सारे वादे भी किए थे, उन्हीं वादों में से ये भी है। अपना भर पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हर वादे निभाऊं, परंतु ट्रस्ट में इंसानों के हैंडल करने लायक ये प्रेशर नहीं है। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। दिन भर कॉल आते रहता है, दिन भर आप ना लेक्चर ले सकते हैं, ना आप कुछ तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे को यही लगता है कि अरे हम एक कॉल किए तो क्या किए। पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये सब इस तरह की प्रॉब्लम पहले नहीं होती थी। तो चलिए, तो आपको क्लास की बातों को इस तरह से याद रखना है कि वो आपके ब्रेन में परमानेंटली सेट हो जाए, तभी आप उस क्लास से ऊपर लेवल की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया पहला। इसमें भी फर्स्ट आएगा। सेकंड रन अवे फ्रॉम न्यू थिंग्स। बात को समझते जाइएगा। नए चीजों से भागना। अब इसको भी समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले, आज का लेक्चर आपको पूरी तरह से ध्यान से सुनना है, समझना है। हम बार बार बोल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं 11th के क्लास में क्लास ले रहा था। एक लड़के के सामने मैंने E=mc² लिख दिया। अब आपको समझाते हैं। आप बोलिएगा कि सर वो तो अच्छा स्टूडेंट है। अब वो बार बार इस बात पर रिजिड हो गया कि आप हमको पहले बताइए E=mc² कहां से आया, तब आगे बढ़ने देंगे। दैट इज कॉल्ड रन अवे फ्रॉम न्यू थिंग्स। आप बोलिएगा सर ये तो गजब वाला बात बोल दी है। आप बोल रहे हैं कि भागना नहीं चाहिए, वो तो और पूछ रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात कर रहा है। एग्जैक्टली ये आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छी बात कर रहा है, ये उसे भी लग रहा था कि वो बहुत अच्छी बात कर रहा है, पर ये राह का रोड़ा है। अब समझाते हैं क्यों। तब तो आप सोचिएगा कि सर इसका मतलब आप तो चाहते ही नहीं कि हम कुछ पूछे। नहीं, ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि आप पूछें, पर आपको पता होना बहुत जरूरी है कि क्या आपको पूछने लायक चीज है और क्या आपके अभी के लिए याद रखने लायक चीज है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन किसका कारण जानना है और किसको याद रखना है। अब क्या होता है, एक चीज मैं बताता हूं। बच्चे के मन में समझ के प्रति इतना जबरदस्त मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि उसको लगता है कि कुछ भी चीज बोलेगा ना, अगर उसके पीछे का बहुत बड़ा सब कारण नहीं बताएगा तो हम मान लेंगे कि हमको समझ में नहीं आया। ये प्रॉब्लम है। कुछ चीजें, आप न्यू चीजों को एक्सेप्ट करना किसको कहते हैं कि नया है, इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी हम अपने ब्रेन को बोलेंगे कि नहीं बाबू अभी इसको याद रखना है, जब समय आएगा तो अब हम इसको सीखेंगे। अगर आप समय का इंतजार नहीं कीजिएगा तब आपको कभी वो अगली बार टीचर कभी वो वैसा वाला चीज आपके सामने बोलेगा ही नहीं। वो सोचेगा कि जब मैं इसके सामने इस तरह की बातें बोलता हूं तो ये इतना ज्यादा ओवर रिएक्टेड हो जाता है, रिएक्शन करने लगता है कि इसको बताने से फायदा नहीं है। क्योंकि आप कोई भी जो सवाल पूछते हैं, कोई भी जो साइंस से सवाल पूछते हैं, वो दो तरह का सब E=mc²। अब आइंस्टीन का प्रूफ किया हुआ है, 90% वैज्ञानिक को भी आज तक पता नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बच्चा 11th में सीख जाएगा? बच्चे को बोलते तुम फिजिक्स पे फोकस करो तो बच्चे आके पूछते सर ब्लैक होल कैसे बना, सर बिग बैंग थ्योरी क्या है। यानी कि उसको हम बोलते हैं कि बेसिक फिजिक्स पे कंसंट्रेट करो, वो एंड फिजिक्स पे जाता है। यानी वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है कि चूंकि बेसिक फिजिक्स में उसको दिमाग लगाना पड़ेगा,
वो उस दिमाग लगाने से बचने के लिए एक ऐसा सवाल मन में उठाना चाहता है जो कि सामने वाला जो है, जो पढ़ा रहा है या जो बता रहा है, वो उस सवाल में उलझ जाए। क्योंकि आप 11th में बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल के बारे में जानने का है ही नहीं आपको। आपको सिर्फ बेसिक जानना है, बेस ऑफ द फिजिक्स। बेस, छोटी छोटी चीजें, मोशन, फोर्स, ये बेसिक चीजें ही आईआईटी भी पूछती है। E=mc², बिग बैंग थ्योरी, वो तो वहां जा करके आपको पढ़ना है। फिर यहीं पढ़ लिए तो फिर वहां क्या करेंगे? तो एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स, यानी कि ये क्या है, इसमें है एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू थिंग्स। यानी कि ये बच्चे क्या करते हैं, अगर आप कुछ, जैसे कि अभी आप ले सकते हैं इंट्रीगेशन का केस, हम बार बार बोल रहे हैं आज का क्लास आपके लिए सबसे जरूरी है। और मैं बीच बीच में हर एक महीने बाद आपको बोलूंगा कि ये क्लास किया और फिर से रिपीट किया, और इस क्लास में हमने क्या क्या बोला था वो हमें बोल के सुनाओ। हम ये भी करेंगे, आप बात समझ लेना। क्योंकि जब तक आपका एटीट्यूड सही नहीं होगा, मेंटलिटी सही नहीं होगा, झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि आपसे इंजीनियरिंग मेडिकल निकल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो समझिए, तो एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू थिंग्स, जैसे कि हम आपको अभी इंट्रीगेशन सिखाए। अब फिर से सवाल है, अगर इंट्रीगेशन को हमको डीपली सीखना है, ग्राफ डीपली सीखना है, डिफरेंशिएशन डीपली सीखना है, तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर एटलीस्ट 4 months per day, then you will understand the integration deeply। और शायद बहुत सारे बच्चे जो कि नॉर्मल बोर्ड लेवल बच्चे होते हैं, वो 4 महीने के बाद भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन का उपयोग नहीं कर पाते। तो आपको क्या समझाया गया? आपको समझाया गया कि ये जो साइन है ये सम है, जोड़ है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, हाँ ये S फॉर सम है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। और छोटा चीज को D से सूचित किया जाता है, dx dt, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप वो उसको उसमें आप में उस चीजों को याद रखने में आपके मन में अगर शंका उत्पन्न होने लगी, तब फिर आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इंसान तब तक किसी चीज का उपयोग नहीं कर पाता है जब तक कि वो पूरी तरह शंका मुक्त नहीं हो जाता है। तो आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपके मन में परफेक्ट सेट हो जाना चाहिए कि चलो आप बचपन में कोई चीज करते थे, गुना करते थे, 23 गुना 27, तो आप क्या करते थे? 7 गुना 3 करते थे, 1 लिखते थे, 2 क्यों नहीं लिखते थे? सोचने वाली बात है, 2 क्यों नहीं लिखते थे? सच सच बोलिए, क्या उस एज में आपको पता था कि 2 क्यों नहीं लिखते हैं? आपको नहीं पता था। आपको एक मेथड, जिस टीचर पे आपको भरोसा था, वो टीचर आपको समझाया। ध्यान से देखिए कि 7 गुना 3 कीजिए तो आएगा 1। 7 गुना 3 21 होगा, जिसमें आपको सिर्फ 1 लिखना है, बाकी जो 2 है वो मन में रख लेना है। उस एज में किसी भी बच्चे को, आज आप जाइए 4th क्लास के बच्चे को, 3 क्लास के बच्चे को, जिस भी बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है, आप उससे पूछ के देखो कि बताओ 2 क्यों रख लिए मन में। उसको नहीं पता है, पर वो मल्टीप्लिकेशन तो जानता है, बाय हार्ट हो गया उसको मल्टीप्लिकेशन। अगर वो उस दिन डाउट क्रिएट कर देता ना, तो फिर उसको कभी नहीं आ पाता, कभी नहीं आ पाता। हाँ, या तो फिर 5 साल बाद सडनली उसका दिमाग एक इनोवेशन करता और वो मल्टीप्लिकेशन करने का नया मेथड ही जनरेट कर देता, मे बी ऐसा, अगर उसका ब्रेन बहुत ज़बरदस्त हुआ। लेकिन हमें क्या किया जाता है? हमें बताया जाता है बाकी रखना 2, फिर 7 दूनी 14, अब बाकी उसमें 2 जोड़ना,
चलो 16, फिर 3 दूनी 6, यहां क्यों नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे। फिर 2 दूनी 4, यहां लिखेंगे। यहां क्यों नहीं लिखे, कोई नहीं बताता था उस समय। तो क्या अगर ये चीजों में फंस जाइएगा, क्या कभी मल्टीप्लिकेशन सीख पाइएगा? नहीं। आप देखिएगा कि आपको भाग, गुना, लघुत्तम, ये एक प्रोसेस है जो कि आपको याद कराया जाता है कि पहले तुमको ये बाय हार्ट हो जाना चाहिए। जब तुम्हारा एज ज्यादा होगा ना, तब तुम इसका कारण समझना। कलम गिरता है ये अभी आपको समझना है कि गिरता है, बाद में जाओगे तो पता चलेगा कि क्या कारण है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू थिंग्स। ये बहुत बड़ा एक बात मैं बता रहा हूं कि आपको नई चीज जब भी दूं तो आपको वो पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सब बात मैं इसलिए इस लेवल के क्लास में बोल रहा हूं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो कि आपको एक्सेप्ट करनी होंगी कि हाँ चलो ठीक है, इसका हम उपयोग करेंगे। 12th के लास्ट, हाँ ये भी नहीं, बहुत दिन नहीं, कोई चीज 12th के लास्ट में, कोई चीज 11th के लास्ट में, खासकर मैथमेटिकल थिंग्स। फिजिक्स तो जनरली मैं आपको उसी समय क्लियर कर दूंगा, बट मैं यहाँ जो आपको प्रिपरेशन के लिए बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ, वो सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो करके भी क्या हो जाएगा, इसके बारे में भी आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ। बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको करना है तो आज आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो पूर्ण रूपेण मेंटली स्ट्रांग हो करके आपको देखना होगा कि नहीं, अब मैं ये काम करूंगा। आइए इधर, ठीक, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू थिंग्स। न्यू थिंग्स जनरली हमारे क्लास में आपको मैथमेटिकल थिंग्स, थोड़ा सा आपको खासकर कैलकुलस, वो आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। क्योंकि इंजीनियरिंग मेडिकल लेवल के फिजिक्स में कैलकुलस का बहुत जबरदस्त उपयोग है, बहुत जबरदस्त, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, रन अवे फ्रॉम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। रन अवे फ्रॉम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। इसमें रन अवे फ्रॉम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स यानी कि ये क्या करता है, जैसे भारी थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब ये बच्चा कैसा क्वेश्चन बनाना चाहता हूं वो मैं बताता हूं। ये बच्चा ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहता है कि वो क्वेश्चन पढ़े और पढ़ते पढ़ते उसको लग जाए कि हाँ अब ये बन जाएगा, बहुत आसान है। ये सिर्फ वैसा क्वेश्चन बनाना चाहता है। यही है सबसे बड़ा इसके फेल्योर का कारण। जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना मेरे दोस्त, आप तैयारी कर रहे हो ना, जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आप बना लो, लेकिन बगल में लिख दो ये क्वेश्चन मेरे काम का नहीं था। क्वेश्चन आपके काम का कौन होगा वो बताऊं? जिस क्वेश्चन में आप फंसने वाले हो, फंसोगे, बनेगा नहीं, उसी को समझना कि ये तुम्हारे काम का हुआ, ये आपके काम का हुआ, अदरवाइज वो काम का नहीं हुआ। तो जो इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस आर द स्टेयर, सीढ़ी है किसके लिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए। इजी क्वेश्चन खराब चीज नहीं है, लेकिन वो सोच कि हम सिर्फ इजी वाला ही बनेगा तो बनाएंगे, थोड़ा भी टफ आएगा तो नहीं। एक जो टफ क्वेश्चन होता है ना, वो 2-3 इजी क्वेश्चन से मिलके बना होता है। एक टफ क्वेश्चन जो होता है वो 2-3 इजी क्वेश्चन से मिलके बना होता है। बात समझ में आई? तो आपको इजी क्वेश्चन को भी लेना है, लेकिन उसके बारे में ये सोचना है कि ये असली मेरे काम का नहीं है, इसका उपयोग करके हम टफ क्वेश्चन को बनाएंगे। और ये क्या है, ये लड़ता है किससे, डिफिकल्ट क्वेश्चन से। यानी कि
try to solve difficult problems. How many times? Many times. और दिल से वो ये सोचता ही नहीं कि क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, वो ये सोचता है कि ये क्वेश्चन कितना मजेदार है कि हमको समझ में भी नहीं आ रहा है। पहले वो समझता है, फिर बार बार, और ब्रेन जानते हैं, ब्रेन में एक स्विच होता है, जिस दिन वो स्विच ऑन हो जाएगा ना आपका, कि डिफिकल्ट क्वेश्चन देख करके आपका ब्रेन एंजॉय करेगा कि अरे वाह आ गया एक मेरे लेवल का, अब इस पे हम लग जाएंगे, कुछ ना कुछ इसका उपाय निकाल लेंगे, तब आप समझो कि आप राइट पाथ पर हो। कोई दिक्कत? तो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चौथा, लैक ऑफ इमेजिनेशन। लैक ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब सोचने का क्षमता का लैक। जैसे बच्चे को बोल दिए, अरे देखो ऊपर जब फेंकेंगे तो नीचे आएगा ना, तो हाँ नीचे आएगा, उसको देखने का जरूरत पड़ता है। देखिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत आपके ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ को बहुत इजीली दिखाने लगे, ये वो एनिमेशन भी होने लगे, हम लोग भी करवाने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन आपको क्या लगता है उससे ब्रेन तेज होता है? नहीं। आपको बोला गया कि एक बॉल को फेंके, आपके मन में अपने आप इमेजिनेशन होना चाहिए। आप जिंदगी में कभी तो फेंके होंगे बॉल, तो आपको लगना चाहिए वो जाता है तो नीचे आता तो है। दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। यानी कि कोई चीज आपको जब बोला गया नया चीज, तो आपके मन में उसका पिक्चर क्रिएट होना चाहिए, उसके पिक्चर देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और वेरी गुड इमेजिनेशन। ठीक है? इतना आप में अगर है, आपके एटीट्यूड में ये सब बात है और ये सब नहीं है, और अगर है इसमें से कोई भी, उसको दूर कीजिए। ठीक है? तो फिर आपके पास बहुत ज़बरदस्त संभावना है कि आपसे हो जाएगा। लेकिन एक जो अब महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं, वो आप इसको लिख भी सकते हैं, देख। तो इतना समझ गए। अब मैं आपको एक चीज़ लास्ट जो बताने वाला हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, और फिर तब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है? ये इसके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, ये तीनों सब्जेक्ट को इक्वली नहीं लेके चलता है। डू नॉट कैरी ऑल द सब्जेक्ट्स इक्वली, और कैरी ऑल द सब्जेक्ट्स इक्वली। अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे के साथ क्या होता है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा हम बोल दिए, आप देखते भी होंगे और आपको जानकर खुशी भी होगी, या अभी तक पता चल भी गया होगा कि वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स से पढ़े हुए स्टूडेंट आशीष कुमार गुप्ता का नीट में हो भी गया, क्वालिफाई भी हुआ। ठीक है? वो पिछले साल आईएससी किए थे, 11th-12th कंप्लीट हमारे यहाँ पढ़े थे, और उस बार भी उनका फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स था। इस बार भी तीनों सब्जेक्ट में सबसे अच्छा परसेंटाइल उनका फिजिक्स में ही है। बहुत सोच के भी खुशी होती है कि जो सबसे टफ सब्जेक्ट है उसमें मैंने सबसे अच्छा
और आप उसका मैं मैसेज सुनाऊंगा आपको, तो आपको आश्चर्य होगा कि सर आपने फिजिक्स को मेरे नस नस में भर दिया था, ऐसा उन्होंने बोला। तो इससे बहुत खुशी होती है कि हाँ, बच्चे को मुझ पर इस तरह का भरोसा है। 99.6 परसेंटाइल है उसका फिजिक्स में, मतलब 100 परसेंटाइल से जस्ट थोड़ा सा कम। तो बहुत खुशी होती है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमें आपसे पढ़ने के बाद फिजिक्स के लिए कभी सोचना नहीं पड़ा, हमें सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ा। तो बहुत सारे बच्चे के साथ क्या होता है कि हम बोले कि हाँ भाई हम कराएंगे तैयारी, तो मेरे सब्जेक्ट को ये सोच रहे हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाए, दूसरे सब्जेक्ट में उसको एकदम हल्का हल्का बात, 8वां का बात कोई टीचर बता रहा है, वो खुश हो रहा है। वो बच्चे हमेशा बर्बाद हो जाते हैं। ये बात एकदम कान खोल के आज सुन लीजिए। जितने भी बच्चे, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इस बैच में, और अगर आपके साथ वाले यानी कि दूसरे सब्जेक्ट वाले टीचर उस लेवल तक बात को नहीं ले जा रहे हैं, या आपको पता ही नहीं चल रहा है कि उस लेवल तक बात जा भी रही है या नहीं जा रही है, यह टीचर सिर्फ बोल रहा है, तो फिर आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि जैसे ही तीन पैर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक पैर जैसे ही आपका कमजोर होता है ना, पूरा झुकाव उसी की तरफ हो जाता है। असलियत क्या होता है, हम गौर किए हैं बहुत सारे बच्चे को कि हम एससी वर्मा लेवल का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर उसको केमिस्ट्री में एकदम 8वां 9वां 10वां 7वां इस तरह का क्वेश्चन सब बता करके इतना खुश रखे हुए है कि वो बच्चे को लगने लगता है वाह केमिस्ट्री का टीचर देखो कितना अच्छा है, फिजिक्स का टीचर मेरा जान ले लेता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट, कहानी खत्म। वो लड़का कभी नहीं, उसको अब तो फिजिक्स में भी मन नहीं लगेगा, केमिस्ट्री में तो उसको ऐसे ही डुबाए हुए है। ये बात बहुत ही कटु है पर सत्य है। अगर आप फिजिक्स में एचसी वर्मा को कर रहे हैं, मान लिया जाए फिजिक्स में एचसी वर्मा, ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री में भी आरसी मुखर्जी या एन अवस्थी ठीक है, और मैथ में भी कम से कम तो आर डी शर्मा या अरिहंत, ये आपको साथ साथ चलना पड़ेगा कि हाँ हमसे एससी वर्मा का एक क्वेश्चन बनता है पहला, तो क्या हमसे आरसीएम का पहला क्वेश्चन बनता है, क्या हमसे अरिहंत का पहला क्वेश्चन बनता है। अगर हाँ तो तीनों इक्वल है, अगर ना तो किसी में दिक्कत है। हम एससी वर्मा का 10 क्वेश्चन बनाए, आरसीएम का भी 10 क्वेश्चन हमसे बन गया, और आर डी शर्मा या अरिहंत से भी 10 क्वेश्चन बन गया। तो क्योंकि मैथ में ये बहुत जरूरी है अरिहंत, बात समझ गए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एचसी वर्मा का मुकाबला ये सब मिल के भी कर ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। एचसी वर्मा लीजेंडरी बुक राइटर है, भले ये इतना फेमस हो गया है कि बोर्ड वाला भी बच्चा खरीद लेता है, लेकिन इसका जो लास्ट लेवल का क्वेश्चन सब होता है वह आईआईटी एडवांस से भी ऊपर निकल जाता है अभी के सिनेरियो में देखा जाए। तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट को इक्वली नहीं लेके जा रहे हैं, यानी एक सब्जेक्ट में आप मेरे यहाँ एससी वर्मा चिल्लाने लगे और दूसरे यहाँ एबीसी कर रहे हैं, दिनेश बना रहे हैं, दिनेश का हल्का हल्का क्वेश्चन टीचर बता दिया है बना रहे हैं, वैसा नहीं। एक्सरसाइज अपने से बनाना, अगर आपसे कोई भी एक्सरसाइज अपने से बनना शुरू हुआ आरसीएम का या एन अवस्थी का, तब आप समझना कि हाँ हम बराबर लेवल पे हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन बता देगा और वैसा ही क्वेश्चन फिर बनवा देगा, आपको लगेगा कि वाह हमसे तो बन गया। तो क्यों ये बार बार मैं बोल रहा हूं, क्योंकि टीचर को प्रॉब्लम है। अगर आप टीचर को बोलेंगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, टीचर को बुरा लगता है, तो इसके लिए टीचर क्या करता है कि आपको सब कुछ बता देता है जिससे कि आपको बनाना आसान हो जाए, लेकिन वो आसानी आपके लिए
गड्ढे में गिराने वाला है, ऊपर नहीं ले जाने वाला है। तो इतनी सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है और तब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो अब हम कैसे क्लास करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। हम क्या करेंगे कि आफ्टर ईच चैप्टर जैसे कि एकदम गौर से सुनिएगा और समझते जाइएगा। जैसे कि ये चैप्टर मोशन हमारा खत्म हुआ, अब ध्यान से समझिए हम कैसे पढ़ाएंगे वो हम बता रहे हैं। मोशन चैप्टर समाप्त हुआ, तो मोशन चैप्टर समाप्त होने के बाद 2 to 3 लेक्चर्स हम कुछ ऐसे थ्योरीज आपको और बताएंगे, थ्योरीज जो कि थोड़े हाई लेवल के हैं और ठीक है वो रेगुलर क्लासेस में नहीं हो पाए, ठीक है। और सच पूछिए तो मोशन चैप्टर के लिए बहुत दिन लगना भी नहीं चाहिए, वो हम इसीलिए आपको इतना दिन लगाए कि आप धीरे धीरे आपका बेस मजबूत हो। जैसे आप जीमेन लेवल पे आएंगे तो 2-3 लेक्चर ही काफ़ी होता है एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग बेसिक तो पढ़े ही रहेंगे, तो हम लोग थ्योरीज में हायर जो भी है वो हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वो भी हम पहले सॉल्व नहीं करेंगे। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स रोज हम देंगे पहले, जैसे रोज इन द सेंस कि हर 2-3 क्लास में, यानी कि वीक में 3 क्लास समझिए तो आपका इस लेवल का चलेगा। तो उस 3 क्लास में ठीक है, जैसे कि हम आज 4-5 क्वेश्चन दे दिए आपको और फिर हम आपको एक दिन का समय दिए, अगले दिन एक दिन गैप करके फिर उस दिन वो 4-5 क्वेश्चन को हम सॉल्व किए आपके सामने और आप सोचे समझे कि हाँ जो हम सोच रहे थे वो सर भी सोच रहे थे, सोच मिलना चाहिए, ठीक है। सोच दोनों का मिल गया तो यानी कि आपका कॉन्सेप्ट करेक्ट है। अगर सोच नहीं मिला कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है। फिर उसी दिन 4-5 क्वेश्चन फिर दिया जाएगा और फिर एक दिन बाद फिर किया जाएगा। इस प्रकार से आपका धीरे धीरे लेवल उठा जाएगा। और इस दौरान इस साइड आपका रेगुलर जो क्लास चल रहा है, जैसे कि रेगुलर चैप्टर जो भी चल रहा है वो आपका चलता ही रहेगा, वो आपका चलता ही रहेगा। और जो ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं वो भी ऑफलाइन में चलता ही रहेगा। तो दिस इज़ द वे, जैसे कि और इसमें हम वो सब थ्योरी भी ऐड करने की कोशिश करेंगे, 100% करेंगे। जो एलन, आकाश, फिटजी ये सब में भी अलग से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ द वे, यही रहेगा हमारा तरीका इस तरह से। और फिर इसमें टेस्ट होंगे, टेस्ट का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। और पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दिन में अगर आप चाहिएगा कि आप आइंस्टीन बन जाएं तो फिर आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। एक दिन में आइंस्टीन भी आइंस्टीन नहीं बन सका था, आप कैसे बन जाइएगा। आपको लगातार अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ब्लेम गेम खत्म करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे।